मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ जी, अभी आएगी। हाँ जी। तो कल हम ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे थे, है ना, जो हमारे सिलेबस में तो नहीं हमें मिलता है, लेकिन कुछ मतलब इनके क्वेश्चंस वगैरह बने हुए हैं, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे थे। अच्छा, हमने इंडक्टिव और डिडक्टिव पढ़ा था। तो देखो, इंडक्टिव में क्या है, कल वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था ना समझने में गड़बड़। तो देखो, इंडक्टिव में क्या होता है कि जो टीचर है वो आपको आपको कुछ रूल्स बता देते हैं। ठीक है, रूल्स, आपको रूल्स बता के मतलब आपको गाइड कर देते हैं किसी भी चीज के लिए, और फिर आप उसको तब सीखते हो। लेकिन डिडक्टिव में क्या होता है, टीचर ही हर एक चीज सिखा रहा है ना, ऐसा होता है इसमें। समझे इन दोनों में डिफरेंस? एक में तो आपको रूल्स बता दिए, जैसे एक गाइड करते हैं, उन्होंने आपको कुछ बता दिया और अब आपको उसको खुद से पढ़ना है, खुद से उसका कंक्लूजन निकाल के लाना है। और डिडक्टिव में क्या होगा, आपको जैसे बोर्ड पे पूरा लिख लिख के आपको आंसर्स लिखवाते हैं टीचर्स, है ना, छोटी क्लासेस में। इस तरह की जो स्टडी होगी वो होगी डिडक्टिव। अब हम इनको पढ़ते हैं। देखो, इंडक्टिव में क्या है, आगमनात्मक विधि वह है जहां उदाहरण पहले परोसे जाते हैं और सीखने वाले की जिम्मेदारी होती है कि वह नियमों का पता लगाए। ठीक है, उदाहरण पहले आपको दे दिए जाते हैं और फिर आपको वो रूल्स, वो सब चीजें खुद से पता करनी होती है पढ़ के। अब शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, जहां शिक्षार्थी शिक्षण सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में होते हैं। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये लर्नर सेंटर्ड है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको टीचर ने मार्गदर्शन दे दिया। अब आपको सीखना, जो भी शिक्षार्थी है वो सीखने की जो प्रक्रिया में वो केंद्र है। शिक्षार्थी खुद से सब कुछ सीखेगा, जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो सीखेगा खुद से। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, एक शिक्षक बोर्ड पर सरल वर्तमान और सरल अतीत वाक्यों के कुछ उदाहरण लिखता है। फिर शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि उन्हें वाक्यों में क्या अंतर नजर आता है। ठीक है, मतलब उनकी एक, जो स्टूडेंट है वो क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, डीपली उसको समझ रहे हैं, उसको सोच रहे हैं क्या चेंजेस आए हैं, है ना, सरल वर्तमान में मतलब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में, और ये आपका सिंपल पास्ट टेंसेस में क्या डिफरेंस है, क्या आपको लिखने में डिफरेंस नजर आ रहा है, वो पूछते हैं फिर उनसे। ठीक है, अंत में शिक्षक वाक्यों को अतीत से वर्तमान में बदलने का नियम समझाते हैं। तो इसमें सब कुछ क्या है कि टीचर्स समझा रहे होते हैं आपको कि कैसे आपको करना है, करना आपको है। ठीक है, ये होता है इंडक्टिव। अब आता है डिडक्टिव। डिडक्टिव क्या है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ट्रेडिशनल मेथड है जिसमें कि जो टीचर है, व्याकरण पढ़ाने की एक पारंपरिक विधि है, जहाँ शिक्षक द्वारा पहले नियम दिए जाते हैं और उसके बाद संबंधित उदाहरण दिए जाते हैं, है ना। सब इसमें पहले आपको नियम भी सिखाएंगे, उसके बाद उदाहरण भी टीचर ही देंगे। इसका मतलब है कि शिक्षार्थियों के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि शिक्षक नियमों को जोड़ना, उदाहरण देना और फिर उदाहरणों के संदर्भ में नियमों को समझाना, सब कुछ करते हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पे लर्नर्स, ये टीचर सेंटर्ड है ये वाला डिडक्टिव, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, सारा का सारा कुछ आपको टीचर परोस के दे रहा है थाली में कि आप अब इसको बस पढ़ लो। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल इसका ये दिया हुआ है, जैसे आपकी अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में होता है, पहले आपको रूल से समझाते हैं टीचर कि क्या ट्रिग्नोमेट्री में कैसे होता है, फिर उसके क्वेश्चंस उसके जो सवाल, उसके जो प्रॉब्लम्स आती है वो भी हल करके आपको दिखाते हैं, है ना, बोर्ड पे ऐसे। तो ये है इन दोनों में डिफरेंस, इंडक्टिव और डिडक्टिव में। ठीक है, समझे आप इसको ऐसे लर्नर सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड ऐसे अपने नोट्स में लिख लेना, तो आप और ज्यादा जल्दी समझ जाओगे। ठीक है जी। अब जैसे इंडक्टिव है, इंडक्टिव को क्या मतलब इंडक्टिव और डिडक्टिव आपने उसमें भी पढ़ा होगा, रिसर्च में पढ़ा है, रिसर्च में आप लोगों ने। यस मैम। हाँ, तो इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में इसमें इंडक्टिव हम एक थ्योरी बनाते हैं, फिर
उसको जनरलाइज करते हैं किसी एक स्पेशल हाँ पर्सन पे जाते हुए, फिर सब पे हाँ करते हैं, जनरल रूल बनाते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो इसको इस तरीके से आप समझो कि इंडक्टिव होता है स्पेसिफिक से जनरल और डिडक्टिव होता है जनरल से स्पेसिफिक। अच्छा, इसको इसको याद रखने में मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी, मैं बड़ा कंफ्यूज होती थी इन दोनों में। तो मैंने इनको ऐसे याद रखा था, डी मतलब इसको डिडक्टिव को याद रखा था डीजीपी से, कि डिडक्टिव मतलब डी जी जनरल रूल और पी पर्टिकुलर, है ना, जनरल टू पर्टिकुलर भी बोलते हैं। तो डीजीपी से याद रखा था मैंने ये, है ना। फिर उसके बाद इंडक्टिव तो खुद ही याद आ जाएगा, तो आप भी कर सकते हो ऐसे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टीचिंग एंड ट्रेनिंग। ठीक है, टीचिंग और ट्रेनिंग में टीचिंग फोकस ऑन imparting knowledge and facilitating learning, while training concentrate on developing specific skills and abilities। अच्छा, आप लोग को बताओ टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस लगता है, क्या होता है टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस? मैम ट्रेनिंग तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी दक्षता को हासिल करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि जैसे कि हम अभी नेट का एग्जाम के लिए अभी ये ले रहे हैं क्लासेस, तो एज ए ट्रेनिंग ये है हमारी। हम्म मैम टीचिंग में तो सिखाना होता है और ट्रेनिंग में तो खुद वो शिक्षण ले रहा है, कुछ हम्म सीख रहा है वो। हाँ देखो, टीचिंग और ट्रेनिंग में इतना ही डिफरेंस है कि जो टीचिंग है, टीचिंग में मतलब हम किसी नॉलेज को ले रहे हैं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, और इसमें ट्रेनिंग में हम किसी स्किल्स को सीख रहे हैं, स्किल और एबिलिटी को सीख रहे हैं किसी। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है कि शिक्षण ज्ञान प्रदान करने और सीखने को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित है, और ये जो ट्रेनिंग है प्रशिक्षण, शिक्षण और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण क्या है, विशिष्ट कौशल और क्षमताओं को विकसित करने पर केंद्रित है। ठीक है, ये आपका स्किल बेस्ड होगा, ये नॉलेज बेस्ड होगा, इतना फर्क है इसमें। अब टीचिंग जो है, शिक्षण समझ और वैचारिक समझ पर जोर देता है। ठीक है, समझ और वैचारिक समझ पर, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल नॉलेज पर। जबकि जो प्रशिक्षण है वो व्यवहारिक अनुप्रयोग और निष्पादन पर जोर देता है, मतलब आपका एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे, कैसे उसको मतलब डेली लाइफ में कैसे उसको एग्जीक्यूट करोगे, उस पे ये काम करता है। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल तो आपकी टीचिंग में होगी, और ट्रेनिंग आपकी बाद में जो आप प्रैक्टिकल बेस्ड जो भी काम करोगे उसमें होगी आपकी ट्रेनिंग। उसके बाद है टीचिंग जो है, इसमें शिक्षण आमतौर पर विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करता है, लेकिन प्रशिक्षण विशिष्ट नौकरी संबंधित कार्यों पर केंद्रित होता है। ठीक है, अब जैसे आपका जो ये है, आपका जो टीचिंग है, इसमें आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स को कवर करते हो, बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो। लेकिन ट्रेनिंग जो है वो आपके जॉब रिलेटेड टास्क, जैसे आपको किसी जॉब में, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो ना, कि आपका जो वो होता है, कोई एग्जाम होता है, पहले आपका सारे हर एक सब्जेक्ट के बारे में रिटन टेस्ट होगा, है ना। रिटन टेस्ट आप जैसे निकाल लोगे, रिटन टेस्ट में आपके पास एक बहुत वाइड नॉलेज होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, है ना। लेकिन ट्रेनिंग में क्या, अब आपने वो निकाल लिया, उसके बाद ट्रेनिंग की बात आती है जब आपके कुछ प्रैक्टिकल, कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें आप मतलब आप अपनी जॉब से रिलेटेड ही ऐसे टास्क को सीखते हो, है ना। तो ये ट्रेनिंग में आ गया, टीचिंग और ट्रेनिंग। अब उसके बाद आता है टीचिंग में जो है आपके टेक्स्ट बुक, लेक्चर्स, वाइल ये सब चीजें यूज होती है, और जो आपकी ट्रेनिंग है उसमें प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस, सिमुलेशन, ये सब यूज होता है। सिमुलेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है सिमुलेशन पहले, याद है किसी को? जी मैम, सिमुलेशन मेनली पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए होता है ना, कि जो सिचुएशन होने वाली है वैसा ही कुछ बनाते हैं वो।
हाँ, मतलब वो बस मैंने एक एग्जांपल दिया था पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए, लेकिन सिमुलेशन मतलब जहाँ पे आपको वैसा आपके लिए बनाया जाए, एनवायरनमेंट क्रिएट करा जाए, ट्रेनिंग जैसा होता आपका है क्या। उसमें जो हम सीखते हैं उसको सिमुलेशन बोलते हैं। आपकी आवाज कट रही है। हाँ हाँ, उसी को सिमुलेशन बोलते हैं ना, जो रियल रियल वो बनाया जाता है आपके लिए। ठीक है, तो ये टीचिंग और ट्रेनिंग में डिफरेंस है। इसको हम ना ऐसे भी समझ सकते हैं अपने योग से रिलेट करके, कि जो हम सारी चीजें पढ़ते हैं, है ना, और जैसे हमने हठ प्रदीपिका में कुछ पढ़ा, कोई आसन पढ़े, है ना, और उसके बाद फिर हम जब हमारा प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, उसमें हम उन सबको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, स्किल डेवलप करते हैं उनकी, है ना, कि ये इसमें ऐसा ऐसा बताया गया है, हमें इस तरह से ये परफॉर्म करना है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। वो टीचिंग हुई जब आप सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज ले रहे हो, और फिर जब वो सब्जेक्ट्स की नॉलेज लेने के बाद जब आप उनको करके देख रहे हो खुद से, तो वो ट्रेनिंग हुआ। ठीक है, शिक्षण और प्रशिक्षण ये है इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट डेट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, इनको भी थोड़ा सा एक बार आप देख लेंगे। 21 फेब को होता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस। 8 को होता है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 5 को होता है वर्ल्ड टीचर्स डे। और 1 नवंबर को होता है नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, कभी ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते दैट्स हैं। 5th सितंबर, 5th को 5th को वर्ल्ड टीचर्स डे, विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, अच्छा, तो ये आपका यहाँ पे पूरा खत्म होता है। मैम एक बार पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या पे थोड़ा सा बता दीजिए, सिलेबस और सिलेबस और करिकुलम। करिकुलम। देखो, सिलेबस में क्या होता है आपका, जैसे आपको कोई सिलेबस दिया जाता है, तो उसमें होता है कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स है, क्या क्या आपको एक सब्जेक्ट में पढ़ना है, वो सब कुछ दिया जाता है आपके सिलेबस में। ठीक है, और करिकुलम में थोड़ा सा और जो आपका पूरे एक साल का एक डिजाइन करा जाता है, कि आप इस तरीके से इतने टाइम में इस चीज को पढ़ लोगे, इतने टाइम में इस चीज को पढ़ लोगे। उसके बाद आपकी एक्स्ट्रा जो करिकुलम एक्टिविटीज है, आपको कोई प्रेजेंटेशंस देनी है, आपको कोई प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस देने हैं, वाइवा देने हैं, वो सब कुछ आपके करिकुलम में होता है। और आपको कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जैसे आपको कोई गेम सीखना है ना, ऐसी जो सारी चीजें, सारी मतलब हर एक एक्टिविटी जो आपकी एक साल में होगी, है ना, पूरे एक साल में, वो आएगा आपके करिकुलम में। और सिलेबस में आएगा आपके सब्जेक्ट वाइज उनका एक वो, मतलब सब्जेक्ट का एक, क्या बोल सकते हैं उसको, कि आपको क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, है ना, इस तरीके से सिलेबस में आएगा। और करिकुलम में आप हर एक चीज को पूरे एक साल में जो आपको करना है, वो सब कुछ आ जाएगा। बस ये इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो मतलब करिकुलम के अंदर सिलेबस है, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, यस मैम, हेलो, यस मैम, यस मैम। हाँ जी। अच्छा, मैंने ना इसका देखा मीनिंग एंड्रागोजी का, बट इसका कोई ना ऐसे हिंदी मीनिंग नहीं आ रहा है। एंड्रागोजी को बस आपको, मतलब अगर ऐसे ही मैं पढ़ इसे लेंगे मैम, ट्रांसलेट, इसे ऐसे ही हाँ जी, पढ़ लेंगे, है ना। हाँ जी, हाँ जी, जैसे पेडागोजी शिक्षा शास्त्र आ रहा है ना, एंड्रागोजी का ऐसे मीनिंग नहीं आ रहा है। एंड्रागोजी एंड्रागोजी ही है हिंदी में भी। और बस इसको आप ऐसे समझो कि पेडागोजी में सीखने वाला आश्रित है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि इसमें लर्नर बेस्ड होता है सब कुछ, और इसमें एंड्रागोजी में लर्नर इज अ सेल्फ डायरेक्टेड ह्यूमन।
मतलब इनमें ना आप जितना ज्यादा जितनी सारी ये सब कुछ पढ़ोगे उनमें ना मोस्टली यही होगा कि कुछ कुछ जो टीचर सेंटर्ड होंगे, कुछ लर्नर सेंटर्ड होंगे, है ना। आप लोगों ने नोटिस भी करा होगा कि बहुत यस सारी मैम। चीजों में ऐसा ही हो रहा है। तो मैम इनको हाँ जी, मैम हमारे करिकुलम के अंदर ही सिलेबस आता है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है मैम, क्योंकि थैंक यू। करिकुलम के अंदर सारा कुछ है ना। मैम जैसे मेरी आवाज जा रही है मैम? हाँ जी, हाँ ओके जी, मैम, सिलेबस में हो गया जैसे हमारे ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड, और करिकुलम में हमारे जितना भी पूरा नेट का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड, इस तरह समझ सकते हैं। हाँ इस तरह से समझ सकते हो। क्योंकि करिकुलम में हम पूरा सिलेबस आ रहा है, उसको डिजाइन कैसे कैसे क्या पढ़ना है, तो हमें गाइड किया जाता है पहले, हम नेट टाइप करने से हाँ, पहले। और फिर सब्जेक्ट में जब आप हमें पढ़ाने हैं तो फिर आप हमें बताते हो उसमें क्या क्या पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड में, तो वो हमारा सिलेबस हो गया। हाँ इस तरह आप समझ सकते हो। और आप ना अपना जैसे आपका बैचलर्स का या मास्टर्स का आपका सिलेबस होगा ना, जब आपको वो दिया जाता है तो उसमें भी आप देखते होंगे कि एक तो आपको एक बहुत बड़ा पूरा का पूरा वो दिया जाता है जिसमें हर एक चीज होती है, ऐसे टेबल्स बनी होती है कि इतने घंटे में ऐसा होगा, है ना। एक तो वो होता है और एक होता है नॉर्मल हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस, है ना, ऐसे दिया जिसमें टॉपिक्स लिखे होते हैं कि ये आपके टॉपिक्स है। ठीक है, ये दोनों ऐसा होता है। हाँ चलो जी, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक बार हम अपना ना वो देख लेते हैं वापस, सिलेबस हमने क्या क्या करा है। हाँ देखो, अभी हमने इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है ना। टीचिंग, इसके कॉन्सेप्ट, बेस ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट, ये सब हमने कवर कर लिया है। उसके बाद आपके लर्नर कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़े थे, जिसमें एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव अलग अलग लेवल्स, और उसमें एडोलसेंट और एडल्ट लर्नर का भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट, इंस्टीट्यूशन। याद आ रहा है ये सब कुछ? ये सब आपने पढ़ लिया है? यस मैम। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमने टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड, जिसमें स्वयं प्रभा, मूक, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टीचिंग सपोर्ट सिस्टम पढ़ा, जिसमें ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड था। और लास्ट में हमने इवेल्युएशन सिस्टम पढ़ा, जिसमें एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवेल्युएशन था। ये सीबीसीएस हमने पढ़ा था, और उसके बाद हमने ये सीबीटी भी पढ़ा था, और इवेल्युएशन सिस्टम, इनोवेशन इन इवेल्युएशन सिस्टम, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका सारा सिलेबस तो कवर हो गया है, उसके साथ कुछ और जो टॉपिक्स थे वो सब कवर हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आज मैं लेके आई हूँ। फिर हम ज्यादा क्वेश्चंस तो उस दिन करेंगे जिस दिन आप लोग बोल रहे थे, 1 2 3 दिन। ओके मैम। ठीक है, चलो अभी हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जितने मैं लेके आई हूँ। हमने 20 क्वेश्चंस तो लास्ट क्लास में कर लिए थे, है ना। 20 क्वेश्चन जो हमने लास्ट उसमें करे थे। इसके बाद हम देखते हैं, देखो पहला है आपका क्वेश्चन कि सम ऑनलाइन असेसमेंट टूल्स आर एज गिवन बिलो, चूज द राइट ऑप्शन। जो असेसमेंट टूल है, जो मूल्यांकन करने के टूल्स हैं, इनमें से आपको एक चूज करना है। कौन कौन से होंगे? आपको एक दो का नाम पता भी नहीं होगा, बट आप पता लगा सकते हो।
थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। हाँ जी, ऑप्शन डी है मैम। क्या बोल रहे हो? ऑप्शन डी है मैम इसका आंसर। एक काम करो, आप उसमें मैसेज में लिखो, मैं इससे भी ज्वाइन करती हूँ, ऐसे मैं देख नहीं पा रही हूँ ना आप लोगों को। हाँ जी, अभी आप लोग लिखो, मैं अब देख पाऊंगी। ऑप्शन 2, ओके, और 3, 2, ठीक है, 3, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिसका आंसर 3 है वो सही है। ठीक है, तो देखो आप लोग इसको इस तरह से एलिमिनेट करने के मेथड से कर सकते हो। जैसे मान लो आप, अगर आपको काउट नहीं पता है ना, काउट हम लोगों ने ऐसे यूज नहीं करा होगा, तो इसको आप छोड़ दो। ठीक है, अब आप यहाँ से शुरू करो। गूगल फॉर्म, गूगल मीट। गूगल फॉर्म में तो हम करते हैं असेसमेंट, है ना, उसमें तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। गूगल मीट में हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करते, और पैडलेट हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको तो हटा ही दो। अब उसके बाद आता है जूम मीट, वेबएक्स मीट और गूगल मीट। इनमें हम क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। ये क्या है? ये तो एक मीट करने के आप क्लासेस लेने का मेथड है ना, उसमें हम असेसमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद आता है आपका गूगल फॉर्म, काहुट और क्विजेस। अब हमारे पास एक ये ऑप्शन है, और दूसरा हमारे पास काहुट, वेबएक्स मीट और क्विजेस। अब जब यहाँ पे वेबएक्स मीट आ गया, मतलब यहाँ पे मीट वाला ऑप्शन होगा, तो ये तो नहीं, ये भी नहीं होगा, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास? गूगल फॉर्म और क्विज तो है ही भाई, हमें पता चल गया कि गूगल फॉर्म और क्विज में, इन दोनों में तो होगी ही, हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और काउट को हम और ऐड कर लेंगे, तो इसका सही आंसर बनेगा 3। ठीक है जी, समझे इसको? यस मैम। हाँ, अब आता है आपका 22nd, जिसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी। इसको आप लोग हिंदी में भी देख लो। निम्नलिखित में से कौन आईसीटी एकीकृत रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है? अभी ये हमने अभी पढ़ा है, कल परसों ही। तो इसका आंसर आप लोग मुझे मैसेज में बताना, कौन कौन से होंगे। किसी का भी मैसेज नहीं आया अब तक? अच्छा, कोमल जी का आया 3, ओके। फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग, ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, एडुशेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग, पीयर ट्यूटोरिंग। जिनको हिंदी में देखने हैं एक बार यहाँ पे आप देख लो, जल्दी से आंसर करो। इतना टाइम नहीं लेना है आंसर करने में, कैसे करोगे 150 क्वेश्चन फिर? 3, 4, ओके। और कोई? और कोई? 4 साक्षी का भी आया है, ओके।
और सब लोग भी आंसर करो। यहाँ पे 8-9 लोग हैं। तीन के ही आंसर आए अब तक। चलिए ठीक है, जिनका आंसर है 4 वो बिल्कुल सही है। मैं अभी इसको आपको समझा देती हूँ कैसे। देखो, पहला फ्लिप्ड टीचिंग लर्निंग, इससे तो आप समझ ही गए होंगे, ये हमने अलग से पढ़ा ही था आईसीटी इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी में कि ये आईसीटी बेस्ड होता है। फ्लिप्ड में क्या होता था कि हम पहले से उनको मटेरियल दे दिया जाता था, फिर वो पढ़ के आते थे। दूसरा है ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग, इसमें भी दोनों तरीके से पढ़ा जाता था। ठीक है, उसके बाद है एडुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग। तो देखो कोमल जी, आपने ये थर्ड मिस करा था ना, सी को, जी मैम, ये एबीटी। समझ नहीं आया था। हाँ देखो, एडुसेट, सेट मतलब सैटेलाइट। ठीक है, हमने पहले भी देखा था एक, जब हम वो पढ़ रहे थे ना स्वयं या स्वयं प्रभा, उसमें ऐसे सेट दिया गया था। तो एडुसेट बेस्ड टीचिंग लर्निंग मतलब जो आप सैटेलाइट बेस्ड टीचिंग लर्निंग करते हैं, तो वो भी आईसीटी के अंदर आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे जब हम कुछ पढ़ाई करते हैं, तो वो ये चारों एक साथ। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर ये है। और अब ये जो कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग पीयर ट्यूटोरिंग है, इसमें क्या है कि इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि कोलैबोरेशन के साथ जो टीचिंग लर्निंग हो रही है अपने पीयर ग्रुप के साथ, पीयर ग्रुप मतलब अपने साथियों के साथ। ठीक है, तो वो क्या होगी, ट्यूटोरिंग हो रही है, पीयर ट्यूटोरिंग। तो मतलब वो ऐसे ट्यूशन के जैसे आप देख सकते हो उसको, कोलैबोरेशन में 4-5 लोग एक साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये होगा आपका जो आपका ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग होता है। समझे इसको? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लो अभी। नो मैम। मैम मैंने लास्ट वाला ई को एलिमिनेट किया, उससे किया मैंने ये क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन असेसमेंट टूल? इनमें से कौन सा एक ऑनलाइन असेसमेंट टूल नहीं है? मैसेज में आंसर करो। देखो, अभी हमने बात करी, नहीं सबके आंसर गलत आ रहे हैं। एक रेशमी जी का आया है 3rd। देखो, अभी तो हमने बात करी इसमें, जो इससे पहला जो क्वेश्चन था, एक सेकेंड, 21, इसमें हमने अभी बात कर रहे थे हम कि जहां पे भी मीट आ जाएगा वो असेसमेंट टूल नहीं होगा, है ना। अब आपको खुद का नाम नहीं पता होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये असेसमेंट टूल नहीं है। जो गूगल फॉर्म है वो एक असेसमेंट टूल है। काहुट हमें पता चल गया था अभी पीछे, ये एक असेसमेंट टूल है। सर्वे मंकी, देखो इसमें पहले ही नाम से ही सर्वे आ रहा है। तो सर्वे कब होता है? जब हम किसी तरह की ऐसी सर्वे वाली स्टडी करते हैं, है ना, तो वो भी तो एक असेसमेंट टूल है। तो सर्वे मंकी भी इसका आंसर होगा। अब जो एक बचा गूगल मीट, ठीक है, ये असेसमेंट टूल नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है पहले चीजों को। ऐसे अगर आपको कोई एक अलग लग रहा है उस पे एकदम से आंसर नहीं कर देना है। क्या पता वो हमें पता ना हो, वो कहीं और चलता हो, इसीलिए ऐसा डाला जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट। इन asynchronous e-learning communication between the participant occur face to face, online, offline और virtual environment। asynchronous learning कब होती है? ये पढ़ा है आपने asynchronous learning? इससे मैम एक बार हाँ जी, अनसिंक्रोनस में बस इतना पता है कि रिप्लाई और कमेंट आफ्टर रिकॉर्डेड किया जाता है चीजें। तो ये हाँ, फिर तो फिर उसके हिसाब से इसमें आंसर आंसर दो आप। और
मैम इसको ऑफलाइन आंसर होगा। दो आप इसका आंसर। बताया किसी ने? 4 2 2। ओके, ठीक है। कोमल जी, आप इसका आंसर बताओ, 2 आपने क्यों बताया? मैम जैसे क्वेश्चन में है ई लर्निंग में प्रतिभागियों के बीच संचार होता है आमने सामने, तो वो वैसे ई लर्निंग है मतलब कि ऑनलाइन है ये, हम्म तो इसलिए लगा फेस टू फेस तो नहीं हो सकता, तो ऑनलाइन ही होगा। हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर ऑनलाइन ही है। ठीक है, सबने बाद में आंसर 2 ही दिया था, तो आप समझ ही गए होंगे। चलिए, कुछ नेक्स्ट आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग स्ट्रेटेजी? निम्नलिखित में से किसे आईसीटी समर्थित शिक्षण रणनीति के रूप में जाना जाता है? Sending email about the homework, use of smart board in the class, computer assisted instruction, showing handmade project in the class. आईसीटी समर्थित किसको माना जाता है? आंसर करें आपने? 2, अच्छा 3 3। जी, इसका सही आंसर है 3, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, आईसीटी सपोर्टेड टीचिंग स्ट्रेटेजी कहाँ पे यूज होती है? जब हम कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। किसी ने 2 भी आंसर किया था, सताक्षी जी, क्यों लगा आपको 2? मैम स्मार्ट बोर्ड से लगा मुझे, प्रोजेक्टर स्मार्ट बोर्ड जो क्लास में यूज किया जाता है पढ़ाने के लिए। अच्छा, अभी समझ में आया? यस मैम। ठीक है, जहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन आ रहा हो, मतलब हम ना वो चुनेंगे जो सबसे ज्यादा मैच कर रहा होगा। ठीक है, ओके मैम। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। आइडेंटिफाई द लिस्ट ऑफ 4 क्वाड्रेंट ऑफ द कोर्सेज होस्टेड ऑन स्वयं। स्वयं के बारे में हमने पढ़ा था, उसमें 4 क्वाड्रेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि किस किस तरह से आपकी जो स्वयं में पूरी टीचिंग लर्निंग चलती है वो कैसे कैसे होती है। ये 5: पीयर रिव्यू, वीडियो लेक्चर, ऑनलाइन डिस्कशन फोरम फॉर क्लियरिंग डाउट्स, डाउनलोडेबल रीडिंग मटेरियल और असेसमेंट। क्या लगता है आपको इसका आंसर? वो हिंदी में दिखाना। ये ध्यान से करना आप लोग इसको। सब लोग आंसर करो। हर बार 3 या 4 लोगों के आंसर क्यों आ रहे हैं, और सब लोग कहाँ हो आप लोग? संजना और राधा, सलाका, सब लोग आंसर करो। जब आंसर नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमने गलत किया सही किया? ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग आंसर आए हैं, 1 4 4 3। ठीक है, तो जिनका 4 है वो सही है। अब मुझे ये समझाएंगे
सताक्षी जी, सताक्षी जी आपने 4th क्यों करा, एक बार सबको समझा दो इसको। मैम जो स्वयं प्रभा में फोक कॉर्नर बताए गए हैं, तो उसमें है वीडियो ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, सेल्फ असेसमेंट और डिस्कशन फोरम। तो मैम इसमें जो पहला इसमें ये ऑप्शन है कर्म समीक्षा, ये तो है ही नहीं पीयर्स वाला, तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो इसको एलिमिनेट करके फिर हमारा लास्ट ऑप्शन आ जाएगा BCDE, 4th ऑप्शन। जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सबको ऐसे ही आंसर करने हैं, जो आपको एक ना लगे। कुछ चीजें ना, जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप बहुत जल्दी भी सोल्व कर सकते हो कभी कभी, और कभी कभी इनमें ही सबसे ज्यादा टाइम भी लग सकता है। तो आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है हमेशा। जो नहीं है, आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता बिल्कुल, है ना, उसको पहले हटा दो, उसके बाद जो बचते हैं उनमें से आप देखो। ठीक है, उसके बाद है आपका ये मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीचिंग सपोर्ट सिस्टम विद देयर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक। इनको आप चूज करो। एक सेकेंड, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, 1 मिनट बस, तब तक आप लोग देखो आपको क्या सही लगता है। अच्छा, 1 सेकेंड, मुझे आप लोग इसको ठीक ही करने दो पहले। हाँ, ये अब ये सही है। अब इसका आप आंसर मुझे बताओ, कौन सा किसके। हिंदी में तो ये नहीं है। अच्छा, मैं आपको इसको ऐसे बता देती हूँ। मतलब पहला है ट्रेडिशनल, मॉडर्न, आईसीटी बेस्ड और ब्लेंडेड लर्निंग। तो एक तो होगा टीचर सेंटर्ड, और जो टेक्नोलॉजी है उसका कम यूज कर रहे होंगे, वो आपको कौन लगते हैं। उसके बाद फोकस ऑन कोलेबोरेशन और स्टूडेंट सेंटर, जो कोलेबोरेशन को ज्यादा महत्व देंगे। वन वाला लग रहा है। हाँ, एक बार मैं सबको समझा देती हूँ, पहले आप आंसर कर दो तब तक, जिन जिनको समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये हिंदी में नहीं है। उसके बाद फोकस ऑन कोलेबोरेशन, जो कोलेबोरेशन पे ध्यान देंगे ज्यादा, है ना, मिलजुल के पढ़ाई करेंगे। स्टूडेंट सेंटर्ड होगा, जो स्टूडेंट सेंटर्ड होगा और प्रोजेक्ट बेस्ड होगा। ठीक है, एक ये है। माइक कौन है किसी का, वो ऑफ कर लो आप एक बार। उसके बाद है यूज ऑफ डिजिटल टूल्स, मल्टीमीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एक ऐसी होगी जिसके अंदर सारे डिजिटल टूल्स को यूज किया जाएगा, है ना, मल्टीमीडिया को, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा उसमें यूज होगा। उसके बाद है कंबाइन बोथ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मेथड, जो दोनों को कंबाइन करता है। अब इसका आंसर करो, बहुत इजी है ये। करा आप लोगों ने आंसर? रंजीता जी का आया है 1, राधा जी का आया है 4। ओके, और सब लोग? बहुत इजी है ये, जल्दी से इसके तो आंसर मुझे हर किसी से चाहिए। सब लोग आंसर करो इसके। और सब लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है 1। देखो आप इसको कैसे करोगे। पहला है आपका ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, 1 का A। ट्रेडिशनल मेथड क्या है, जिसमें टीचर सेंटर्ड होगा,
हम लोग को पता है ट्रेडिशनल मेथड क्या होता था कि टीचर सेंटर्ड होता है वो पूरा, और उसमें टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, 1 का ए। अब आता है उसके बाद मॉडर्न। अब मॉडर्न में क्या होगा? मॉडर्न में होगा कि आप कोलेबोरेशन, स्टूडेंट सेंटर्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड होगा ये। ठीक है, मॉडर्न में आजकल क्या करने लगे हैं कि वो ज्यादा स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, कोलेबोरेशन की हेल्प से लोग उसको करते हैं, और प्रोजेक्ट बेस्ड होता है वो। ठीक है, मॉडर्न। अब देखो आईसीटी बेस्ड तो आपको एकदम समझ आएगा कि जिसमें डिजिटल टूल्स यूज होंगे, ऑनलाइन होगा वो। ठीक है, तो आईसीटी बेस्ड आपको ऐसे ही समझ आ गया। अब जहाँ पे है ही, जिसका नाम ही ब्लेंडेड लर्निंग है, मतलब इसमें कॉम्बिनेशन हो रहा है किसी का, तो कंबाइन बोथ ट्रेडिशनल और डिजिटल मेथड। ठीक है, देखो कितना इजी था। इसमें भी आप लोग आंसर गलत कर रहे हो। क्यों लगा आपको? अच्छा, राधा जी 4th क्यों लगा आपको? रेशमी जी 2 क्यों लगा? कैसे लगा? मैम मैम मैंने शायद क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा नहीं मैम, वैसे ही मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं आधा पढ़ रही हूँ, आधा ध्यान नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा, ओके। कौन, रेशमी जी? हाँ मैम, मैं अभी भी ट्रैवलिंग ही कर रही हूँ मैम। अच्छा, इस टाइम आपका ट्रेवलिंग टाइम होता है क्या? यस मैम, इसलिए मैं मतलब पूरा फोकस नहीं है मैम, बट मैं तो भी मैंने मैं पूरा हाँ अच्छे से कोई बात। देख नहीं पाई मैम ऑप्शन। हाँ जी, ठीक है, कोई नहीं। अब इसको बाद में पढ़ लेना एक बार। चलो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज द इंटेंस यूज ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिलेटेड लॉकडाउन अफेक्टेड द टीचिंग कम्युनिटी? मतलब ये वो है कि कोविड के टाइम, पेंडेमिक के टाइम जब लॉकडाउन था, तो ये जो आईसीटी का यूज किया गया था, तो इसने कैसे प्रभावित करा शिक्षण को, टीचिंग को कैसे प्रभावित किया? अब आप इसके हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी। इसने शिक्षण समुदाय को कक्षाएं, प्रैक्टिकल और मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न ऑनलाइन उपकरणों से अधिक परिचित होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसने छात्रों का अध्ययन को मजेदार बनाने के लिए वीडियो और सिमुलेशन जैसे अधिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दी। इसने समुदाय को पढ़ाने का काम निरर्थक बना दिया, और शिक्षण समुदाय अपेक्षा के अनुरूप नई पद्धतियों को अपनाने में विफल रहा। क्या लगता है आपको, क्या हुआ है इस टाइम पे? आपको इसमें से 1-2 आंसर लगेंगे कि ये सही है, अब उनमें से एक चूज करना है। सही, ज्यादा सही कौन सा है? दो लोगों का आंसर आया है, सब लोग आंसर करो। चलिए, बहुत बढ़िया। एक पे तो आप लोगों का मत सबका एक है। एक क्वेश्चन पे तो, है ना? तो इसका एक आंसर सही है, फर्स्ट आंसर सही है। बहुत बढ़िया, है ना? इसमें इससे हम अ, हर किसी के लिए ये ही फैसिलिटी आई है कि प्रैक्टिकल इवेल्युएशन, हर एक चीज के बारे में हमने ज्यादा टूल्स को समझा है ना? चलिए, नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक शिक्षण सहायता प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की, ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम की? ठीक है, पहला है आपका ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग, यूज ऑफ ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, चौक और बोर्ड निर्देश के साथ शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, टीचर सेंटर्ड अप्रोच विद चौक एंड बोर्ड इंस्ट्रक्शन, इंटरैक्टिव सिमुलेशन और डिजिटल उपकरणों का उपयोग, और पाठ योजनाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन लेसन प्लानिंग। सब लोग इसका आंसर करो। मैम टू, टू। हाँ, आंसर मैसेज में करो आंसर। ओके, बहुत बढ़िया। आप लोग सही ट्रैक पे हो। 2 इसका सही आंसर है, सबने 2 आंसर करा है।
ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में वही आपका पहला यही होता है, टीचर सेंटर अप्रोच विद चोक एंड बोर्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 words. The statement means that the teacher should use diagram in teaching, speak more and more in the class, use teaching aid in the class, not speak too much in the class. ऐसा बोला जाता है ना कि आपका जो एक्शन है या एक्शन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम से उसको वो कर दिया कि जो डायग्राम है वो 1000 शब्दों से ज्यादा शब्दों का अर्थ बताता है। अगर हम कहीं पे पिक्चर लगा देते हैं तो वो ज्यादा चीजों को समझा पाता है। तो उसके बारे में आंसर करिए इसका। तो क्या करें अब हम, शिक्षण में रेखा चित्रों का प्रयोग करें, कक्षा में अधिक से अधिक बोले, या कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें, या कक्षा में बहुत अधिक ना बोले? सही आंसर करिए इसका। आपको 2-3 क्वेश्चन, 2-3 उसमें थोड़ा सा मुश्किल होगी कि क्या है। सही आंसर करिए। रंजना जी, आपने हैंड रेज करा है। मैम बाय मिस्टेक। अच्छा, ओके। 13311 सब दोनों 2 आंसर्स आ रहे हैं अलग अलग। सब ने 1111। इसका सही आंसर है 3। देखो यहाँ पे ये एक ऐसा इन्होंने डायग्राम के बारे में ही बोल दिया, लेकिन आप इसको किस तरह एज अ होल आप किस तरह से लोगे इसको, यूजिंग टीचिंग एड्स इन द क्लास। इसका मतलब ये है टीचिंग एड्स के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा, फिर आपके डायग्राम, चार्ट, मॉडल, जो जो भी चीजें यूज होती है। समझे इसको? मतलब हम सिर्फ इसको नहीं बोलेंगे कि सिर्फ डायग्राम आप यूज करो इसलिए टीचिंग में अगर ऐसा बोला जाता है तो यहाँ पे आप आंसर दोगे कि आप मतलब एड्स को यूज करो ज्यादा से ज्यादा क्लास में। समझे इसको? यस मैम। हाँ, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है पहले। ज्यादा आपको ज्यादा सिमिलैरिटी या ज्यादा मतलब एक वो होता है ना कि एक टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है टीचिंग एड, तो उस पे ध्यान देना है। ठीक है, चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। अच्छा, ये पहले इसका इंग्लिश में देख लो आप। A teacher provide a chart paper to all the student in the class and told them to make learning material, pictures, models, cartoons by their own thinking related to mathematics. This type of activity enhance. ऐसी एक्टिविटी क्या enhance करती है? ठीक है, टीचर ने चार्ट पेपर दिया बच्चों को और उनको बोला कि आप कुछ पिक्चर्स, मॉडल्स, कार्टून्स ये सब बनाओ, मैथमेटिक्स से रिलेट करते हो जो, ठीक है, जैसे स्क्वायर, सर्कल, ये सब कुछ ऐसे कुछ बनाओ। तो ये एक्टिविटी क्या एनहेंस करेगी बच्चों में? इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन द लर्नर बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली। इंटरेस्ट और क्यूरियस तो बनाएगी उनको, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं होगा कॉन्सेप्ट। थिंकिंग ऑफ द लर्नर विच ऑल्सो हेल्प इन द करिकुलम टू कवर वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रॉब्लम, और इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन द लर्नर सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली। ये आपका इंग्लिश में है, एक बार मैं हिंदी में भी दिखा देती हूँ। ये हिंदी में है, अब आप उसका आंसर करो। क्या होगा ऐसा करने से? मैम इसका आंसर बी है। ठीक है, आंसर करो, उसने मैसेज में आंसर करो। देखो नीचे वो दिए गए हैं ना, इनको चूज करना है, A B B C, क ग और A B C।
3 लोगों के 4 लोगों के आ चुके हैं 2 2 2 2। मैम इंग्लिश में एक बार दिखा दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही आंसर 2 ही है, जिसमें देखो इसमें पहले में क्या बताया कि इंटरेस्ट और क्यूरियस तो कर रहा है बच्चों को, लेकिन वो कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, जब आप किसी चीज को इस तरह से बना रहे हो, पिक्चर्स को, कार्टून्स को, तो वो आपको सब कुछ करता है। अब यहाँ पे थिंकिंग ऑफ द लर्नर विच ऑल्सो हेल्प इन द करिकुलम टू कवर वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि जो लर्नर है वो उनके हर एक करिकुलम के हर एक एस्पेक्ट को वो बढ़ा रहा है, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं। और थर्ड जो है सी, इंटरेस्ट एंड क्यूरियस इन द लर्नर सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इजीली। और जब इंटरेस्ट और क्यूरियस होंगे बच्चे किसी चीज के लिए, तो वो अंडरस्टैंड और कॉन्सेप्ट बहुत इजीली बना लेंगे। तो बी और सी सही आंसर है। ऐसा ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जैसे आपका थर्ड में बता दिया ना कि अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इजीली, इसमें लिखा है कि नहीं कर सकते, तो इसको ए को हम एलिमिनेट कर देंगे, बी और सी सही होगा जो कि 2 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर। एक अच्छे शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता है दे आर अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव है, दे हैव यूटिलिटेरियन वैल्यू, उपयोगितावादी है वो, दे शुड बी कन्वेंशनल, उन्हें पारंपरिक होना चाहिए। तो इसका सही आंसर आप बताइए। जल्दी से बताइए इसका आंसर। 2 3 3 और 3। ठीक है, जिन्होंने 3 आंसर करा है वो एक बार इसको समझाएंगे मुझे, आपने क्यों करा है थर्ड आंसर। समझाओगे कोई भी? हेलो? मैम इससे पहले भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग किए थे जिसमें रिलेटेड था, वन ऑप्शन रिलेटेड था। क्या बोल रहे हो, कौन सा क्या किया था? पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे 20 क्वेश्चन किए, तो उसमें ऑप्शन 1 था एक क्वेश्चन में, तो मेरा आंसर तो उसी से रिलेटेड है। अच्छा, ऑप्शन 1 था, ओके ठीक है। और कोई? मैम क्योंकि जो टीचिंग है वो एक थोड़ी अट्रैक्टिव भी होनी चाहिए और उसका मैम उपयोगितावादी मूल्य यानी कि उसका एक यूज होना चाहिए, उपयोग होनी चाहिए। मैम पारंपरिक ट्रेडिशनल हुआ ना, तो वो तो अब नहीं, चौक और ये वक्त तो हमारा पुराना टाइम में चलता था, है ना। सिर्फ चौक से ही हम बच्चों को नहीं सिखा सकते, थोड़ी सी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, थोड़ी मॉडर्न टाइप की या ऑनलाइन या कंप्यूटराइज कुछ भी हो, है ना। हाँ जी इसलिए मैम जी मुझे पहला और दूसरा ही सही लगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आप लोगों ने करे। हाँ, फर्स्ट और मतलब इसका यही आंसर है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, आज के लिए तो इतने ही क्वेश्चंस है हमारे पास। चलो, हमारा टाइम भी हो गया है। क्वेश्चंस करके मजा आया आप लोगों को? यस सब? मैम। जी मैम। हाँ मैम जी, आप कल भी क्लास लेंगी? नहीं, कल नहीं लूंगी। अब आप कल से जब आप, हमारा कंप्लीट। हाँ ये आपका कंप्लीट हो गया है। जी ठीक मैम, है, अभी थैंक भी यू आप, मैम। हाँ जी, मोस्ट वेलकम। मैम टीचिंग मेथड आपका बहुत अच्छा लगा।
अच्छा लगा? चलो हम्म। मेरी मेहनत सफल हो गई फिर। मैम जैसे कभी कभी नींद आती है ना किसी में, तो मतलब अच्छा सा लगा एकदम, बड़ा इजी मेथड था और समझ में आ गया, क्योंकि हाँ। थ्योरी थी मैम, इसमें थ्योरी तो वैसे ही आपको पता है, हम्म। तो आपका जो टीचिंग ऑफ मेथड था बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। चलो जी बढ़िया। हम्म। अच्छा लग रहा है मुझे भी सुन के। फीडबैक के बिना यस मैम, कंप्लीट नहीं होती ना कभी भी टीचिंग लर्निंग। यस मैम। हाँ तो जी। मैम आप फिर न्यू सब्जेक्ट का भी स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन वाला? क्या क्या बोल रहे हो? मैम आप न्यू सब्जेक्ट का भी स्टार्ट करोगे, कम्युनिकेशन वाला? अभी मुझे उसका पक्का नहीं पता, वो मुझे ही करना है कि किसी और को करना है। ओके मैम। हाँ जी। अगर करना होगा तो फिर मैं जल्दी ही करूंगी, ज्यादा टाइम तो नहीं लगाऊंगी फिर, यस है मैम, ना? क्योंकि टाइम भी नहीं है ना मैम अब, हाँ हाँ। कि जब आप दिवाली लोग हमें से पढ़ाओगे तभी हम भी पढ़ेंगे, है ना। बिल्कुल जी। तो जितना लेट हो जाएगा मैम, तो वैसे ऑलरेडी लेट हो चुका है। हाँ भाई। हम्म। तो ये सबको समझ में आया ना? और सब लोग जैसे ये संजना जी और इनका नाम शलाका जी, आपका नाम क्या है एक बार आप बता दो मुझे। हाँ, शलाका जी। शलाका ही है आपका नाम? यहाँ अच्छा जी, अच्छा, ओके। मेरा आप सुबह बोलते नहीं? अटेंड नहीं करना था, होता था। मैंने आज ही अटेंड किया आपका क्लास, और एक दिन फर्स्ट डे को किया था, बीच में मैंने नहीं अटेंड किया, इसलिए मुझे आंसर नहीं आ रहे थे। अच्छा अच्छा, ओके। कोई नहीं, अब आप यूट्यूब से उसको कर लेना कवर, है ना? हाँ और किसी का भी ना, कोई भी अगर आप लोग अभी पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, कुछ क्वेश्चन आएंगे बीच में, तो आप लोग बेझिझक आंसर मतलब मेरे से पूछ लेना, मेरे को मैसेज कर देना, मैसेज छोड़ देना, मैं आपको आंसर कर दूंगी, है ना? जब भी मुझे टाइम लगेगा आप लोग पूछ लेना। लेकिन देखो, अगली क्लास जब भी हम लेंगे, मैं आप लोगों के हिसाब से ही लूंगी। आप लोग जब भी मतलब पूरा पढ़ के आ सकते हो तभी हम करेंगे, क्योंकि ऐसे आप भी अंडर कॉन्फिडेंस जाओगे अगर आंसर नहीं दे पाओगे, है ना? देखो आज आपने आंसर्स दिए बहुत सारे, मतलब आपको भी बहुत अच्छा लग रहा होगा कि हाँ हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ तो सीख लिया, है ना? तो यस ऐसे मैम। आंसर्स देने का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप आपका टाइम भी चेंज कर सकते हो, अगर किसी को टाइमिंग में दिक्कत है, इस टाइम नहीं कर सकते हो, तो मैं एक दिन की क्लास, वो थोड़ी सी बड़ी होगी हमारी क्लास, है ना? हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैं आप लोग के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगी। मैम तो वेंसडे को कर लीजिए, नहीं तो, वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे हमारा है कब? अभी मैम, क्योंकि संडे को हमारा टेस्ट होगा योग सूत्र का, और मंडे से नवरात्रि है, तो फिर एक दिन तो ऐसे ही लग जाएगा, तो 2 दिन हम लोगों को भी थोड़ा सा देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, है ना। मंडे वेडनेसडे है ट्यूसडे। 24। अच्छा अच्छा, ठीक है। 24 को हम मॉर्निंग में तो मैं नहीं कर पाऊंगी 24 को, मैम मेरा आप भी टाइमिंग दीजिए। मैम इवनिंग वगैरह में भी ले लीजिए, यदि हो सके तो। इवनिंग में ले सकते हैं, लेकिन इवनिंग में अभी मैम क्लासेस चलती रहती है ना उस टाइम। यस मैम, इवनिंग में भी ओके चलती है मैम, मैम हमारी। फिर मैम आफ्टर में दोपहर में ही ले लीजिए, फिर वो भी स्लॉट खाली है। हम अच्छा 11-12 बजे दोपहर देख वाले। लीजिए। यस मैम। 11-12 ठीक है, बजे तो चलो फ्री हो जाते हैं सब काम से भी। 11-12 बजे। चलो ठीक है, मैं ना आपको, अगर मैं 24 को 11-12 बजे ले सकी तो मैं ले लूंगी, क्योंकि उस दिन मेरी एक मीटिंग है, आईईसी की मीटिंग है, उसमें जाना है। तो 24 को अगर मैं ले पाई, उस टाइम तक आ सकती हूँ तो मैं लूंगी, नहीं तो फिर हम 25 को करेंगे। ओके मैम। ठीक है। ठीक है, लेकिन ठीक है मैम। आप लोग 24 के लिए ही रेडी रहना, कि 24 तक आप सब कुछ अपना कवर कर लो, पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छे से पढ़ लो, फिर हम इसके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यस मैम। यस मैम। मैम आपने मैम ये पीडीएफ सेंड करने के लिए बोला। हाँ, मैंने उनको भेज भी दिए और बोला भी था, उन्होंने करे नहीं है क्या अभी भी? मैंने तो अभी ड्राइव में चेक करा तो मुझे तो नहीं दिखा आपका ये वाला। नहीं मिले अब तक भी? नहीं रुको मैम। मैं आपके बाकी सामने लोगों को वापस। पूछ लीजिए एक बार। अच्छा, मैं एक बार उनको वापस मैसेज करती हूँ, आज कॉल करती हूँ मैं उनको एक बार, ठीक है? यस मैम, यदि ये अगर उनसे मतलब अगर हम टाइम लगता है तो यदि हो पॉसिबल हो तो आप
ग्रुप में ही सेंड कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैम कब सेंड करेंगी तो पता नहीं, पर टेस्ट से पहले मिल जाएगा तो मैम रिवीजन भी कर लेंगे। हाँ वो तो है। खैर चलो मैं देखती हूँ। ऐसे इन्होंने ना ग्रुप में सेंड करने के लिए मना किया है। मैंने तो ग्रुप में ही भेजना था मुझे तो, फिर की ड्राइव पे ही देने हैं। अगर आज भी नहीं हो पाएंगे ना तो फिर मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए जी, एक बार शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे, आंखें बंद। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टेषु शांतिर्भवतु। चलिए प्रणाम सभी को, मिलते हैं हम अगले टेस्ट में अपने। थैंक यू मैम। हरिओम। हरिओम जी। थैंक यू मैम। हरिओम जी, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्कार जी।